एक बार अपना नेम भी भेजेंगे, अटेंडेंस टाइप हो जाएगा एक तरीके का। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास। भूमिका, टीना, युक्ति, राधिका, विधि, सार्थक, ध्रुव, श्रुति, अखिल, वैभव। आयुष, चलिए एक बार बच्चे सभी आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सौरभ, शुभम, पुलकित, चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर एक बारी। आप बच्चे क्लास ऑलरेडी लगा चुके हैं, एक क्लास आपकी हो चुकी है। माई सेल्फ CS हिमांशु ग्रोवर। अब जो मैं सब्जेक्ट आपका आज लेने जा रहा हूँ दैट इज लॉ। अब ये बड़े ध्यान से आपको समझना है क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आप लोगों ने 11th-12th में बिल्कुल इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, और हम इस सेशन को बहुत ही इंटरेक्टिव बनाएंगे। हर एक चीज़ में आपसे डिस्कस करके ही आगे बढ़ूंगा। मतलब आपका रिप्लाई करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है। आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप चैट बॉक्स से भी रिप्लाई कर सकते हैं और आप बोलकर भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ CA हिमांशु ग्रोवर, बेसिकली CS हिमांशु ग्रोवर। I have qualified both CA as well as CS exam, and in fact loads of certificate courses conducted by ICI and ICSI. I am teaching for last 10 years. एंड मैं अब आपका लो स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। देखिए हमारे जो आज तक के हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं वो रहे हैं 94, क्योंकि 100 सब्जेक्ट 100 मार्क्स आना CA में बहुत बड़ी बात है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप में से ही कोई उस रिकॉर्ड को जो है ब्रेक करेगा। तो वी कैन गेट मोर देन 94 और 96 और 98 और काइंड ऑफ 100 भी एक दिन जाएंगे। तो बच्चों आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। बीच बीच में और बातें आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं बच्चे, अगर आप समझ पाए तो लो। अब इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं और कि पूछूं आपसे कि क्या होता है, मैं आपको एक बार इसका सिलेबस आपको बता देता हूं हल्का सा। बच्चों जो हमारा लो का सब्जेक्ट है उसके हमारे दो पार्ट हैं, बिजनेस लॉस एंड सेकंड BCR। BCR मींस बिजनेस एंड कोरस्पोंडिंग रिपोर्टिंग। बच्चों बिजनेस लॉ जो है हमारा, ये हमारा 60 मार्क्स का है, और BCR जो है हमारा, ये हमारा 40 मार्क्स का है। BCR में बच्चों क्या पढ़ेंगे हम? BCR में आपको बताएंगे मेल्स कैसे लिखते हैं, लेटर्स कैसे लिखते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, एंड सम पोर्शन ऑफ योर इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है। तो स्ट्रेट थ्योरेटिकल इजी वन, इसको तो छोड़ देते हैं, इतना इसमें सिरदर्दी नहीं है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ भी रखा है और कुछ आपको आता भी होगा। मेरा जो मेन मुद्दा है वो बिजनेस लॉ का है। लॉ क्या होता है, अभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, उस पे जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं बिजनेस लॉ में हमारे पास गिनकर 5 टॉपिक हैं।
या आप कह सकते हैं 5 लॉ हैं। पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं इसको, साथ साथ आप नाम लिख लीजिए एक बारी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1862, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट, हाँ ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, कंपनीज एक्ट 2013, एंड द लास्ट वन LLP एक्ट। LLP स्टैंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। तो बच्चे 5 लोग गिनकर पढ़ाने हैं और ये 60 मार्क्स का है। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि हर एक चैप्टर अपने आप में 12 से 15 नंबर का है। और लो एक सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब आपको फुल क्वेश्चंस आएंगे, फुल केस स्टडीज आएंगी, आपको पूरा पूरा लिखना होगा। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। सेम BCR है। BCR में थोड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो इसकी वेटेज कम है और इसमें स्कोरिंग पोर्शन ज़्यादा है। मतलब आप इसको जो है स्ट्रेट तरीके से रीड करके याद कर सकते हैं। मगर आपको जो पढ़ना है बच्चों, ये पढ़ना है बिजनेस लॉ। और मैं ये बता रहा हूँ खाली आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ये आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए जरूरी है। मतलब आपको अगर लॉ के बारे में नहीं पता, लॉ का लिटरल मीनिंग कानून, अगर आपको देश में रहते हुए अपने देश के कानूनों के बारे में ही नहीं पता तो बच्चों आप क्या कर पाएंगे, सोच के देखिए। इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कल को आप CA बनेंगे। अब CA का काम है देश की व्यवस्था को चलाना, इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करना। तो एक CA को अपने लॉस के बारे में पता होना चाहिए, कानून के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए ये चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, राइट। एक बार आप ये ओवरऑल वेटेज नोट कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप मुझे ओके या डन लिखकर भेजेंगे, सो दैट आई कैन कम टू माय मेन टॉपिक, मेन चैप्टर में आपका स्टार्ट कर सकूं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप रेडी हैं, आप नोट कर चुके हैं और अब मैं स्टार्ट करवा सकता हूं। ओके बच्चे, बाकी बताएं जल्दी से, सभी रिप्लाई करेंगे एक बारी। ओके 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 चलिए। तो गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट लो। अब मेरा क्वेश्चन पहला आप सबसे है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि लो क्या होता है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप में से क्या कभी किसी ने ये शब्द सुना है, या कोई मुझे ये लो बता सकता है कि होता क्या आखिर। व्हाट इज द बेसिक लिटरल मीनिंग ऑफ लो। लो क्या होता है बताइए। गुरमीत ने कहा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, वेरी गुड। सबसे पहले हम यही लिखते हैं। चलिए, इन्होंने मुझे बताया लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल सही। बाकी कोई बच्चा और कोई रिप्लाई करेगा? सोचिए एक बारी, दिमाग पर जोर डालिए। देखिए, आप जितना डिस्कस करेंगे उतना आपके लिए चीजें निखर कर आएंगी, खुलकर आएंगी, आप समझ पाएंगे। ऑफिशियल रूल ऑफ कंट्री, गगनदीप ने कहा वेरी गुड, वी कैन से दैट ऑफिशियल रूल ऑफ ए कंट्री। ओके, और कुछ बच्चे? मैंडेटरी टू फॉलो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मैंडेटरी टू फॉलो मतलब मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, अपनी मर्जी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मूड है तो मैं लो फॉलो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वेरी गुड, मैंडेटरी टू फॉलो। एनीवन एल्स? सोचिए बच्चों, लो क्या होता है? आप इसको हिंदी में बोलते हैं कानून, बोलते हैं ना। विच आर मेड बाय गवर्नमेंट एंड वी हैव टू फॉलो देम। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए बच्चों, एक बात बताइए, आप सोचिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको एक बेसिक अपना फ्रेमवर्क बनाना है, भूमिका बनानी है। एक बात बताइए, आप रोड पर चलते हैं, आप कभी रेड लाइट क्रॉस क्यों नहीं करते? नहीं करते ना आप सोचिए, कोविड के चक्कर में मान लो आपके एरिया में लॉकडाउन लगा है तो आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप नहीं जाते। शाम को 6 बजे शॉप्स बंद करनी है तो आप बंद करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है आपको टैक्स भरना है तो आप भरते हैं। आप ये तो नहीं कहते कि मेरी मर्जी, मैं टैक्स नहीं भरूंगा,
मेरी मर्जी मैं रेड लाइट क्रॉस कर दूंगा, ऐसा तो नहीं होता। तो पहली बात, यू नीड टू फॉलो देम। फर्स्ट पॉइंट मैं लिखवाऊंगा अभी। पहली बात बच्चे ने बहुत सही कहा, मैंडेटरी यू नीड टू फॉलो देम। आपकी इच्छा नहीं है, ये सरकार के द्वारा लगाया जाता है और आपको कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। आपकी मर्जी नहीं है कि आप करें या ना करें, यू स्ट्रिक्टली नीड टू फॉलो दैट। सेकंड, मेरे क्वेश्चन आप सबसे है, मैंने ना अभी एग्जांपल लिया कि लॉकडाउन लगाया गया ताकि आप घर से बाहर ना जाएं, और आप घर से बाहर नहीं भी जाएंगे, आप घर से बाहर नहीं भी जाएंगे। क्यों लगाया जाता है, कानून बनाए क्यों जाते हैं? व्हाट इज द नीड फॉर लॉ? कानून बनाए क्यों जाते हैं, सोच के देखिए, बताइए। मुझे ये तो समझ आ गया, कानून बना दिया गया और कंपलसरी फॉलो करना है, बट वाई हमें ये कानून बनाने क्यों पड़ते हैं, बताइए। बच्चों ने कहा पीस, जस्टिस, सेफ्टी ऑफ सिटीजन। बिल्कुल, देखिए देश को चलाने के लिए, किसी भी कानून व्यवस्था को चलाने के लिए और सिटीजन्स को रेगुलेट करने के लिए, आप सोचिए अगर रोड पर रेड लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति आएगा, फुल स्पीड में आएगा, रुकेगा नहीं, आप दूसरे व्यक्ति को रोड क्रॉस करने का रास्ता नहीं दोगे, एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे, एक मिसमैनेजमेंट ज्यादा होगी, एक पब्लिक जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, टैक्स है, हम आपसे टैक्स लेते हैं क्योंकि सरकार को भी पैसे चाहिए देश चलाने के लिए। अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो लोग टैक्स भरेंगे नहीं, फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कैसा आएगा? अब लॉकडाउन का एग्जांपल ले, रिसेंट कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग बाहर ना जाएं। देखिए जब तक आप कानून नहीं बनाओगे ना किसी चीज पे, एक स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रिक्ट सा कानून, लोग फॉलो नहीं करेंगे। वॉलेंट्री बेसिस पर तो कोई कुछ करता ही नहीं है दुनिया पे, आप मान के चलिए। अब आप कहेंगे सर देयर आर सर्टेन पीपल जो अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, बट यकीन मानिए 95% से ज्यादा लोग दुनिया में वही काम करते हैं जो मैंडेटरी लगवाया जाता है। इवन आप लॉकडाउन का एग्जाम्पल लेंगे तो लॉकडाउन में भी लोग घर से बाहर आते हैं, आते हैं या नहीं आते? कौन फॉलो करता है? आप अपनी मर्जी करते हैं, सड़कों पे आएंगे, रेड लाइट क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने एक कानून लाया नोटबंदी का, अगर आप लोगों ने सुना हो, 2016 में आया था, डीमोनेटाइजेशन, कि पुरानी करेंसी के नोट बंद करके नहीं चलाए जाएंगे। अब लोगों ने किया बिकॉज दैट वाज कंपल्सरी, और देश को रेगुलेट करने के लिए सरकार को समय समय पर कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और उन डिसीजन को रेगुलेट करने के लिए हमें कानून बनाना पड़ता है, और जो कानून हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? लॉ। अब लॉ कई तरह के हो सकते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ। जो हम मेन पढ़ते हैं, हमें पढ़ाए जाएंगे बिजनेस के, कि एक बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल लूं, कंपनीज एक्ट 2013। अब वो नेम बताता है कि वो कंपनीज को रेगुलेट करता है। एलएलपी एक्ट, वो एलएलपी को रेगुलेट करता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है। तो हर एक्ट का बच्चों कुछ मोटिव होता है, मतलब ऐसे नहीं कि सरकार बैठी है चलो जी कानून पास कर दिया और कानून लगवा दिया, नहीं। हर चीज के पीछे कुछ ठोस वजह होती है जिसकी वजह से कानून लगवाए जाते हैं। और यकीन मानिए एक बार आपको लॉ पढ़ना आ गया तो लॉ से इंटरेस्टिंग कोई दुनिया में चीज ही नहीं है। जिस आदमी को बिजनेस चलाने के सारे कानून का पता है, सोचिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, वो व्यक्ति जिससे लोग सलाह लेने आते हैं सर काम कैसे किया जाए, तो एक सीए को अगर बिजनेस के लॉस के बारे में नहीं पता, लॉज मतलब LAWS, कानून के बारे में नहीं पता, तो वो क्या करेगा और क्या लोगों को बताएगा, राइट। तो इसी वजह से इंडिया में और दुनिया में हर देश में कानून बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, राइट। बच्चा कह रहा है सर फैमिली लॉ, यस बच्चों फैमिली लॉ भी होते हैं, लोग कई तरह के हो सकते हैं, बट हम एक जनरल मीनिंग की बात कर रहे हैं। हमें तो बिजनेस लॉ पढ़ना है हमारे सिलेबस में। इनफैक्ट आपको एक चीज बताऊं, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सीए फाउंडेशन में भी है, सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल पे भी है, हर एक लेवल पर। मतलब जब तक आपकी सीए चलेगी लॉ चलते रहेंगे, और जब तक आप दुनिया में हैं तब भी आप लॉ फॉलो करेंगे। तो एक बार आप लोगों ने जो बताई, मैं आपकी बातों को इकट्ठा करके लॉ की एक डेफिनेशन बनाता हूं। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन which are
formulated by government to regulate the citizens और कंट्री और सोसाइटी। कह रहा है देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है लॉ। बच्चों यहां पे एक वर्ड आया गवर्नमेंट। कोई मुझे बता सकता है मैं कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं? मतलब एक हमारे राज्य में गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक हमारे देश की होती है भारत की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो कानून बनाने में मैं बात कर रहा हूं ये मैं कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं बच्चों? सेंटर की या स्टेट की? सॉरी, हाँ जी, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। वो अलग बात है कि आप ज्यादातर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के पढ़ते हैं, बट देयर आर सर्टेन लॉज जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। देखिए हरियाणा के अंदर लॉकडाउन का कानून है तो वो हमेशा भारत सरकार नहीं बनाएगी। हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, यूपी सरकार, हर गवर्नमेंट के पास अपने कुछ राइट्स हैं, हर गवर्नमेंट के पास अपने कुछ अधिकार हैं कि वो अपने कानून बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं ना आपको लेटर ऑन एक बार बताऊंगा, आप इंटर लेवल पे भी पढ़ेंगे। अलग अलग तरह की ना हमारी कैटेगरीज हैं। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कानून की जहां पर सिर्फ भारत सरकार कानून बना सकती है, और कुछ कैटेगरीज ऐसी है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का कानून बना सकती है। तो अगली बार जब आप गवर्नमेंट देखेंगे तो हम दोनों की बात करेंगे। वो अलग बात है आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो सेंटर के पढ़ाए जाते हैं, स्टेट के नहीं पढ़ाए जा सकते। एक मेरा क्वेश्चन हल्का सा आपसे, मतलब जनरल क्वेश्चन, कि मैं आपको कह रहा हूं कि सीए में ना सिर्फ ना स्टेट के कानून नहीं पढ़ाए जाते, सेंट्रल के पढ़ाए जाते हैं। मुझे वजह बता सकते हैं आप कि सीए में स्टेट के कानून क्यों नहीं पढ़ाए जाते? एनीवन? कोई ठोस वजह तो होगी इसके पीछे, सोच के देखिए। किसी भी पढ़ाई में, किसी भी नेशनल लेवल की पढ़ाई में, सीए कीजिए, सीएस कीजिए, सीएमए कीजिए, आपको सिर्फ भारत सरकार के कानून पढ़ाए जाते हैं, किसी भी राज्य सरकार के कानून नहीं पढ़ाए जाते। क्या वजह हो सकती है इसकी? सोचिए बच्चों। किसी को नहीं पता? कोई तो ट्राई करो। यस, एग्जैक्टली। श्रुति ने कहा सीए कोई पर्टिकुलर स्टेट का थोड़ी है। बिल्कुल सही बच्चों, कोई हम स्टेट लेवल की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं कि उस स्टेट का पढ़ाया जाएगा। सीए पूरे नेशनल लेवल का है। आपको पता है पूरे देश में सब सीए की एक ही वैल्यू है, सभी आईसीएआई के तहत काम करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो आपकी वैल्यू सेम है। यू आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी स्टेट, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग नहीं करते। सीए पूरे देश के लिए है, इसलिए आपको क्या पढ़ाया जाता है? नेशनल लेवल के कानून पढ़ाए जाते हैं। क्लियर है बच्चे? एक दो तीन बातें देखिए। पहली बात तो आप नोट कर रहे हैं साथ साथ, जब मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा तो मैं आपको नोट करने का समय भी दूंगा। सेकंड बात, आपका आज फर्स्ट डे है तो मैं भैया स्लो स्लो करा रहा हूं ताकि आपका बेस बन जाए। जिसको जो डाउट हो मेरे से पूछ सकता है साथ के साथ। यकीन मानिए मैं लो आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आप भी कहेंगे कि मजा आ गया, कि लो पढ़ के तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। राइट? क्लियर बच्चे? यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं, फिर मैं आपको कानून पढ़ना सिखाता हूं। यहां तक कोई समस्या हो तो बच्चों आपको हम बुक्स प्रोवाइड करेंगे। दो बुक्स आपकी लॉ की थ्योरी की, एक बुक आपकी बीसीआर की और एक आपका क्वेश्चन बैंक, प्लस इसके अलावा जो आपकी आईसीएआई से बुक्स आएंगी वो तो कराई ही जाएंगी। तो वी आर गोइंग इनटू सो मच डीप की मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। राइट? तो एक तो बेटे गुरमीत क्या लिखा है आपने? समझ नहीं आया। गुरमीत इज आस्किंग समथिंग। बेटे जो भी आपका कंसर्न हो आप साथ साथ पूछेंगे, ठीक है? तो मैंने अभी आपको लो का मीनिंग बताया ताकि आपको पता चले। ऑल्दो ये एग्जाम में नहीं आएगा कि एग्जाम में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय लो, बट ये कि एक लो का सब्जेक्ट शुरू किया जाए और बच्चे को सर पता ही ना हो कि लो क्या होता है तो बच्चा क्या करेगा? सोच वाली बात है। इसलिए आपको लो का मीनिंग बताया गया। ओके? तो जितने बच्चे बैठे हैं अटेंटिव बैठे,
सोने का नहीं, नींद आएगी सोने का, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए तो अपना स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही इंटरेक्टिव सेशन। आपको मैं वापस लेके जाता हूं। सर मुझे लॉ में 5 चैप्टर कराने हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी। अब ये कहने को 5 चैप्टर है, हर टॉपिक के अंदर इतने सारे चैप्टर हैं। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे चैप्टर हैं, पार्टनरशिप में बहुत सारे हैं, तो काफी वाइडर है मगर उतने ही इंटरेस्ट के साथ। बच्चों एक बात बताएं, इससे पहले कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू कराऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ को पढ़ते कैसे हैं। लॉ को पढ़ते कैसे हैं? अब आप कहेंगे सर मतलब, देखिए बच्चों आप कोई भी काम करते हैं, आप सीरियल नंबर लिखते हैं ऐसे, सीरियल नंबर 1 2 3, कोई भी चीज सीक्वेंस से पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5। लॉ में सीरियल नंबर नहीं होते। लॉ में सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है सेक्शंस। लॉ में कोई भी प्रोविजन लिखा होगा बच्चों, लॉ में कोई भी बात लिखी होगी, वो लिखी होगी सेक्शंस में। किसमें? सेक्शंस में। जैसे मान लीजिए ऐसे गिवन है, सेक्शन नंबर 9, दिस इज कॉल्ड सेक्शन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बताएंगे मुझे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन ओपन है। अब आप कहोगे सर लो हमने कहां पढ़ा, फिर भी मान लो इस तरीके से लिखा है, इसको कोई मुझे स्टडी करके बता सकता है ये 9 क्या है और ये ब्रैकेट में 1 क्या है? 9 क्या है और ब्रैकेट में 1 क्या है? बताइए। यस बच्चे बताएगा कोई? नाइन सेक्शन 1 सब सेक्शन, एक बच्चे ने कहा। खुशी ने कहा क्लोज 1, नो बच्चे क्लोज नहीं। देखिए 9 आपका सेक्शन है और 1 आपका सब सेक्शन है। सेक्शन के अंदर और डिटेल देने के लिए जो चीजें कराई जाती हैं उन्हें कहा जाता है सब सेक्शन। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। अब बताइए 9(1)(a चलिए 9 आपका सेक्शन आपने अभी कहा था, 1 आपका सब सेक्शन। नाउ व्हाट इज ए? सोचिए ए क्या है बच्चों? देखिए सभी ट्राई कीजिए, आप दूसरा बच्चा आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, डोंट वरी। आप सोचिए किसी को कुछ नहीं आता सिंपल सा फंडा, ये मान के चलिए 7 को कुछ नहीं आता, तो आप ट्राई कीजिए ए क्या होगा। सोचिए 9 सेक्शन 1 सब सेक्शन, तो ए क्या होगा? आई एम एक्सपेक्टिंग रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू। चलिए बताइए कोई भी एक बच्चा। बच्चा कह रहे सर हमको नहीं पता, आप ही बता दो। बच्चे ए होगा क्लोज। ए क्या होगा? क्लोज। अब इसी को आगे बढ़ाता हूं, मान लो 9(1)(a)(1), 9 आपका सेक्शन, 1 आपका सब सेक्शन, ए आपका क्लोज। तो ये 1 बचा, ये क्या है बच्चों? क्लोज के बाद क्या आएगा सोचिए? सब क्लोज, एग्जैक्टली। बहुत ही बढ़िया। ये लो पढ़ने का तरीका आना चाहिए बच्चों। आप मतलब इसको आप ये नहीं बोलेंगे 9(1)(a)(1) ना, इट्स सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लोज ए सब क्लोज 1। इस तरीके से आप लो को पढ़ना सीखेंगे। आप लो शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, नोट करेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। जो आपका फर्स्ट होगा न्यूमेरिकल टर्म वो सेक्शन, सेकंड वन कैन बी सब सेक्शन, देन इट विल बी क्लोज, देन इट विल बी सब क्लोज। इसी सीक्वेंस में आपने पढ़ना है। वैसे मैं आपको ज्यादातर बता दूं, ज्यादातर जितने भी आप कानून लो पढ़ेंगे वो मैक्सिमम सेक्शन सब सेक्शन तक होंगे। बहुत कम ऐसे होंगे जिनमें क्लोज आएंगे, और उससे भी बहुत कम होंगे जहां पर आपको सब क्लोज भी पढ़ाया जाएगा। मतलब इतना आपका डिटेल लेवल नहीं होता, आपको जनरली आपका मेन मैटर सेक्शन या सब सेक्शन में ही कवर हो जाता है, राइट? तो क्या बोलेंगे इसको? 9 सब सेक्शन 1 क्लोज ए सब क्लोज 1।
चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए, आज का एग्जाम्पल नंबर 1। मुझे हर एक बच्चा रिप्लाई भी चाहिए, मुझे हर एक बच्चे का रिप्लाई चाहिए। बच्चे मुझे लिखिए, ये बताइए मैंने क्या लिखा है, बोलकर या लिखकर मुझे रिप्लाई चाहिए। चले राइट, किसने बोला ये? शुभम ने बोला। चलिए बाकी बताइए, क्या शुभम ने सही बोला? शुभम ने बता दिया बच्चों, आप रिप्लाई कर दीजिए। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लोज है। आप रिप्लाई करिए यस और नो, वेदर शुभम इज करेक्ट और नो। यस, सबने कहा यस। यस, वेरी गुड। चलिए अब मेरा सेकंड एग्जांपल लीजिए और सिर्फ वही सोच के बताना जो 100% श्योर हो। मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का या जनरल किसी का भी बता रहा हूं, लीजिए। ये क्या लिखा मैंने? ओके, किसने बोला ये सेक्शन 2 क्लोज है? आयुष। बच्चे आयुष ने बोला सेक्शन 2 क्लोज है और बाकियों ने बोला सेक्शन 2 सब सेक्शन है। अब बताइए आयुष करेक्ट है या रोंग है? सोचिए सर, सेक्शन के बाद तो सब सेक्शन आना था, क्लोज कहां से आ गया? अब ये आपके लिए नया पॉइंट है, सोचिए। मैं बताता हूं आपको बच्चों, जो भी सेक्शन डेफिनेशन से रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड? डेफिनेशन से, वहां पर सेक्शन के बाद क्लोज आता है, सब सेक्शन नहीं आता। सब सेक्शन नंबर में होता है बेटे गुरमीत, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग। क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग इसकी डेफिनेशन वाले सेक्शन में सब सेक्शन नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो सोचिए एक बारी, सब सेक्शन सेक्शन के अंदर का पार्ट होता है, सेक्शन को सप्लीमेंट करता है, और जो क्लोज है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो डेफिनेशन में सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लो डेफिनेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे दी, फिर एग्रीमेंट की दे दी, फिर प्रोमिस की दे दी, वो अलग अलग है सारे। तो आपका डेफिनेशन वाले सेक्शन में सब सेक्शन नहीं आता, क्या आता है? क्लोज आता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जितने भी ज्यादातर कानून हैं सबके सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन ही गिवन होती हैं। सेक्शन नंबर 2 में क्या गिवन होती है? डेफिनेशन। ज्यादातर कानून के जितने भी लॉज हैं सेक्शन 2 में डेफिनेशन। सेक्शन 1 में होती है एप्लीकेबिलिटी, कि उसका नाम क्या है, कहां एप्लीकेबल है। 2 में होती है डेफिनेशन, और काम शुरू होता है 3 से। कहां से शुरू होता है? 3 से। तो अगली बार सेक्शन 2 आए तो आप उसके साथ क्लोज लगाएंगे, सब सेक्शन नहीं लगाएंगे। इसका आंसर ये नहीं है कि वो सेक्शन 2 है, इसका आंसर ये है कि वो डेफिनेशन वाला सेक्शन है। अगर मान लीजिए सेक्शन 2 की जगह डेफिनेशन सेक्शन 4 में होगी तो मैं उसको भी ये बोलूंगा, मैं उसको सेक्शन 4 क्लोज 1 बोलूंगा, ना कि सब सेक्शन 1 बोलूंगा। मगर क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लॉज में डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, तो इसलिए सेक्शन 2 के बाद क्या आता है? क्लोज। क्या आता है? क्लोज। आपने समझना डिफरेंस। नॉर्मल में पहले सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। डेफिनेशन में पहले सेक्शन, देन क्लोज, देन क्लोज। राइट? क्लियर है बच्चे? बताइए ओके है तो ओके लिखकर भेजें, रिप्लाई करें प्लीज। ये बड़ा ही मेजर पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ओके। एक क्वेश्चन मेरा आया आपके लिए, सर क्या बात करो सर, आप भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। बेटे मैं पूछूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, तभी तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। एक क्वेश्चन बताइए, लॉ के अंदर डेफिनेशन क्यों दी जाती है? मतलब मैंने कहा सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, व्हाई? लॉ के अंदर डेफिनेशन क्यों दी जाती है? जनरल क्वेश्चन, सोचिए। व्हाट इज द नीड फॉर डेफिनेशंस, व्हाई? बताएंगे बच्चे? दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सोचिए कि ऐसा क्या हो गया कि डेफिनेशन की जरूरत है। लॉ को स्टेट करती हैं डेफिनेशन। यस टीना, अगर 3 के बाद ए लिखा है तो 3 सबसेक्शन ए है, 3 सबसेक्शन ए माना जाएगा। वो नहीं पता,
बेटे डेफिनेशन नहीं होंगी तो आप लोगों को पढ़ेंगे कैसे? आप कहेंगे मतलब, एक बात बताइए, आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, आपको कंपनी का मीनिंग ही नहीं पता। आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हैं, आपको पार्टनरशिप का मीनिंग नहीं पड़ा। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हैं, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट में वो होता है। आप कहेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट खुद क्या होता है? सोचिए, जब किसी चीज का मीनिंग ही नहीं पता होगा, किसी चीज की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी बच्चे, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? समझ रहे बात को ना? अगर मुझे किसी चीज का मीनिंग पता है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है ना? अब आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कोरोना फैल गया, कोरोना फैल गया, बड़ा रिस्क है। अब आपने पूछा होगा ना पहले, भैया कोरोना होता क्या है जो फैल गया? फिर किसी ने आपको बताया कोरोना एक वायरस है, उससे एक डिजीज बन गई। तो मीनिंग तो हर चीज का पता होना चाहिए, इसीलिए पहले डेफिनेशंस डाली जाती हैं और जनरली सेक्शन नंबर 2 में डाली जाती हैं, ताकि जो कानून हमारा चल रहा है वो हम समझ सकें, उसका मतलब क्लियर हो सके। राइट? तो मतलब बच्चों आपको सेक्शन पढ़ना आ गया। अब मतलब मैं कोई भी लॉ पढ़ाऊंगा तो ऊपर सेक्शन, क्लोज, सब सेक्शन कुछ होगा तो आप समझ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो शैल वी प्रोसीड फॉर आवर फर्स्ट लॉ, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नो, क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए लिखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। आप ध्यान से देखिए, इसको पूरा पढ़िए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872, प्री इंडिपेंडेंस, आपके देश के आजाद होने से पहले का एक्ट। कमाल करो सर, इतना पुराना, सोचने वाली बात है बच्चों। यस, ये ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, आज तक चल रहा है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट वही चल रहा है, समय के अनुसार इसमें बदलाव किए गए हैं, समय के हिसाब से इसमें चेंज लाए गए हैं। आपको पता है लॉ में जो भी चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं अमेंडमेंट्स। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स। तो समय के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट आई है और बदला गया है। मगर आपको पता है, आप दुनिया का कोई भी कोर्स कीजिए इंडिया का जिसमें लॉ का सब्जेक्ट हो, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ाया जाता है हमेशा। इट इज ए जनरल लॉ, इट इज ए जनरल लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ये बच्चों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जनरल लॉ है। अब आप कहेंगे जनरल क्या होता है? देखिए बच्चों, कानून होते हैं दो तरह के, एक होते हैं जनरल, एक होते हैं स्पेशल। अब आप कहेंगे मतलब, जैसे मान लीजिए आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। मगर आप पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे स्पेशल पार्टनरशिप का एक्ट बनाया गया, वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप का अपना लगाया जाएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सर ये लगता है हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर। किस पे लगता है? हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर। यानी कि भैया मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने के लिए बच्चों को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोचिए, एनीवन प्लीज ट्राई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है? सोच के बताइए। आप लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, सर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, राम और श्याम ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सोहन मोहन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यस, डील कर लेना, बिल्कुल। बच्चे ने कहा डील कर लेना। कुछ बच्चे कह रहे हैं एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, चलो ये भी लिख लिया। मैं भी, आप जो बता रहे हो वो लिख रहे हैं, मैं कुछ नहीं बता रहा, आप बता रहे हैं सर दो लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट कर लिया, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक सिंपल बात बताइए, एक है मिस्टर राम, एक है मिस्टर श्याम। राम ने ऑफर किया कि मैं अपनी बिल्डिंग सेल करूंगा शाम को। श्याम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। राम देगा शाम को बिल्डिंग और श्याम देगा
50 लाख रुपए। ये बच्चों कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? सोचिए, रिप्लाई करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? श्रुति ने कहा जब दो बंदों के बीच में साइन करके एग्रीमेंट होता है। यस कह सकते हैं, मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट कह सकता हूं। यस बच्चे कह रहे हैं यस। मगर सर डेफिनेशन कहां है? कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्ट मीनिंग समझना पड़ेगा। देखिए आप लोग लिख रहे हैं, मुझे बता दीजिए, या तो आप समझ लीजिए, मैं लिखने का टाइम आपको टॉपिक के बाद इकट्ठा दे दूंगा, ठीक है बच्चों? आपके सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर एच, देखिए सेक्शन पढ़ने आगे, सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर एच में कह रखा है कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। देखिए क्या डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब क्या इंप्लीकेशन निकल कर आई? सर एक होना चाहिए एग्रीमेंट प्लस एक होनी चाहिए एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। मतलब खाली एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हर एक एग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सेबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट है। सर ये एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कोई बता सकता है मुझे? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। सर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या हो सकता है? सोचिए। एग्जैक्टली जिस पे लॉ एप्लीकेबल हो जाए, जो लीगल हो जाए, मतलब जिसके ऊपर कानून का यूज किया जा सके, जो कोर्ट में ले जाया जा सके, विच कैन बी ब्रोट अप इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो कानून के दायरे में कोर्ट में ले जाया जा सके, मतलब जो प्रैक्टिकली लीगल इंप्लीकेशन वाला हो। अब आप कहोगे कैसे? ऊपर एग्जांपल, राम ने श्याम को कहा बिल्डिंग ले लो, 50 लाख दे दो। राम ने श्याम के नाम बिल्डिंग कर दी, श्याम ने पैसे पूरे नहीं दिए। अब मुझे रिप्लाई जरूर कीजिएगा, क्या राम श्याम को कोर्ट में लेके जा सकता है? क्या राम श्याम के ऊपर केस कर सकता है बच्चों? यस और नो? यस सभी बताएंगे यस और नो? यस कविता यस, इट्स नॉट नो, यस। आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है जो एनफोर्सेबल है। बिल्डिंग बेचना कोई गलत काम थोड़ी है। मैंने आपको बिल्डिंग बेची, आपने मुझे पेमेंट नहीं दी, तो मैं आपको केस कर सकता हूं आपके ऊपर। अब सोचिए, एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों आपको। राम और श्याम ने मिलकर चोरी का काम शुरू किया। चोरी, रात को उन्होंने किसी घर में चोरी कर दी 10 लाख रुपए की। सारे पैसे राम लेके भाग गया। अब आधा हिस्सा श्याम का था। श्याम क्या कोर्ट में केस कर सकता है कि चोरी के आधे पैसे मेरे हैं, वापस दिलवाओ? सोच के देखिए, पक्की बात क्या पता कर ले? नहीं, नहीं कर सकता। तो दैट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। जो कोर्ट के दायरे में जा सकता है वही लीगली एनफोर्सेबल है। सोच के देखिए, मतलब कोर्ट में क्या एप्लीकेशन देगा? जज साहब हमने इकट्ठे चोरी की थी, वो चोरी करके सारा पैसा लेके चला गया। अब जज क्या कहेगा? चलो तेरे आधे पैसे दिलवाता हूं मैं। ऑब्वियसली यू कांट गो। आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस पहले आपको पकड़ लेगी। सोच के देखिए, तो लीगली एनफोर्सेबल समझ आया? एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब जो कानून के दायरे में जा सके, जिस पे लीगल कार्रवाई हो सके, जिसे कानून एक्सेप्ट कर सके। चलिए, तो सेकंड पॉइंट, सर एग्रीमेंट क्या होता है? सर एग्रीमेंट क्या होता है ये बताइए। सॉरी, एग्रीमेंट रिप्लाई करेंगे बच्चे। देखिए आज बेसिक है, मैं आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आता, मैं खुद करा दूंगा सारा, बट मजा कैसे आएगा? मैं आपको वैसे बताता हूं। एग्रीमेंट मेरे सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर ई में है। सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर ई। बच्चों रिप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को बोलने में शर्म आती है, बार बार म्यूट करने में थक जाते हैं, अनम्यूट करने में, चैट बॉक्स में भेज दो। एग्रीमेंट तो देखिए आप लोगों ने सुना होगा। अब ऐसा नहीं कि आप इतने बड़े हो गए और आपने एग्रीमेंट शब्द ना सुना हो। बच्चों एग्रीमेंट होता क्या है सोचिए।
एग्रीमेंट ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट ऐसा होता है कि दोनों पार्टी ने मिलकर पहले डिसाइड किया ताकि झगड़ा ना हो। एग्रीमेंट का बच्चों लिटरल मीनिंग समझो, अग्री करना। जब दो पार्टी किसी बात पर अग्री कर जाती है, रिटन डॉक्यूमेंट। बेटे खाली रिटन नहीं होता, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकते हैं, बट हाँ हम प्रेफर करते हैं रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि देखिए ओरल का कोई जबान तो है नहीं, आदमी कल को मुकर गया आप करोगे क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्रीमेंट ओरल नहीं होते, इंडिया में दुनिया में एग्रीमेंट ओरल भी होते हैं, मगर मोस्ट प्रेफरेबल जो एग्रीमेंट होते हैं वो रिटन होते हैं, और कोर्ट भी जिनको प्रेफर करता है वो रिटन होते हैं। बट यहां पे ओरल रिटन की बात ही नहीं हो रही बच्चों, यहां पर एग्रीमेंट का मतलब है प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन। अब आपको कि सर ये क्या है, डेफिनेशन है जो मैं लिखवाऊंगा, एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। भाई मैं समझा रहा हूं, डेफिनेशन में लिखवा नहीं रहा, आप समझिए। कह रहे एक प्रोमिस होना चाहिए और प्रोमिस के साथ कंसीडरेशन होनी चाहिए। अगर प्रोमिस के साथ बच्चों कंसीडरेशन है तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। अब सर ये कंसीडरेशन क्या होती है, प्रोमिस पे बात पे कंसीडरेशन क्या होती है, सोचिए। कंसीडरेशन, राम शाम को बिल्डिंग बेचेगा, शाम को तो बिल्डिंग मिल गई, राम को क्या मिला, सोचिए। राम को पेमेंट मिली। कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। बच्चों दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। एक को बिल्डिंग मिल रही है, एक को पेमेंट मिल रही है। सोचिए मैंने अगर आपको कुछ गिफ्ट कर दिया, आपको गिफ्ट मिला, मुझे क्या मिला, क्या मुझे कुछ मिला, नहीं, तो क्या वो कंसीडरेशन है, नहीं। अगर वो कंसीडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट भी नहीं है। तो एग्रीमेंट के लिए पहले कंसीडरेशन होना जरूरी है। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब खाली पैसा नहीं होता। एक आदमी को पैसा मिलता है, दूसरे को कुछ और मिलता है। आप सोचिए, आप दुकान पर गए, आपने 20 रुपीज का चिप्स का पैकेट ले लिया, 20 रुपीज का चिप्स का पैकेट। दुकानदार की कंसीडरेशन क्या है सर, 20 रुपीज। आपकी कंसीडरेशन क्या है, चिप्स का पैकेट। तो यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न एंड दैट दुकानदार इज ऑल्सो गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। ठीक है सर, प्रोमिस क्या होता है फिर। आपने कहा एग्रीमेंट होने के लिए, देखिए पूरा इकट्ठा समझ आएगा, ये एक एक में पॉइंट निकल रहा है। आपने कहा एग्रीमेंट होने के लिए प्रोमिस और कंसीडरेशन होना चाहिए, और प्रोमिस मेरे सेक्शन 2 क्लोज बी में गिवन है। कोई बता सकता है बच्चों मुझे प्रोमिस। आप लोगों ने तो प्रोमिस शब्द बहुत बार सुना होगा, किया भी होगा। प्रोमिस क्या होता है, सोचिए बच्चों, ट्राई कीजिए, प्रोमिस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिस। बच्चे कह रहे हैं वादा, वादा रहा, वादा हिंदी में वादा, और कुछ सोचिए बच्चों। सेक्शन 2 क्लोज भी कहता है when a person to whom offer is made signifies his assent, proposal is said to be accepted. Proposal when accepted become promise. प्रपोजल को ऑफर भी बोलते हैं। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रोमिस, यानी कि एक होना चाहिए ऑफर और उसके साथ होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। मैंने कहा मैं आपको बिल्डिंग बेचना चाहता हूं, अब आप उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो तभी तो वो प्रोमिस बना। सोचिए मैंने आपको कहा मैं ना 1 लाख में आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, ऑफर, क्या है ये, ऑफर। आपने कहा ठीक है, एक्सेप्टेड। अब जब आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया वो, प्रोमिस। क्या बन गया, प्रोमिस। तो ऑफर के लिए, सॉरी, प्रोमिस के लिए क्या होना चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस। बच्चों वो अलग बात है, आपके चैप्टर में हम आपको ऑफर का मीनिंग, एक्सेप्टेंस का मीनिंग, सबका मीनिंग बताएंगे। आज हम जनरल बातें कर रहे हैं, डेफिनेशन का डिटेल वर्जन नहीं कर रहे, आज हम समझ रहे हैं कि होता क्या है। सोचिए पहले एक व्यक्ति दूसरे को देता है ऑफर, फिर वो हो जाता है एक्सेप्ट, क्या बन जाता है, प्रोमिस। प्रोमिस में आ जाती है कंसीडरेशन, क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मैं बताता हूं कैसे।
सबसे पहले एक चार्ट से बनाता हूं। पहले होता है ऑफर, सामने वाला करता है ऑफर को एक्सेप्ट, तो ये बन जाता है प्रोमिस। प्रोमिस में आ जाती है कंसीडरेशन, तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल है तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही बन जाता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई हो जाता है। तो यानी कि ये जर्नी है, एक सफर है जो ऑफर से स्टार्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट पर खत्म होता है, और हर एक चीज का बीच में होना जरूरी है। कोई भी पॉइंट अगर मिसिंग होगा, लाइक मान लीजिए कंसीडरेशन मिसिंग है, मान लीजिए एक्सेप्टेंस मिसिंग है, तो आपका ऑफर कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, आपका ऑफर कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो दिस इज द जर्नी फ्रॉम ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट। बताइए बच्चों एक बारी, अभी यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं। अगर सबको समझ आ गया तो यस लिख कर भेजें, नहीं तो अपना डाउट बताएं, जल्दी से रिप्लाई करेंगे बच्चों, जल्दी। सभी बताएं एक बार बच्चों। एक चीज और बताइए, आप लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? क्या अभी तक जो लिखवाया है आपने नोट डाउन किया है, नहीं किया? हाँ, किसी का रह गया हो तो बता दीजिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं लिखता हूं ना, इसका भी रिकॉर्ड रहता है, पीडीएफ बन जाता है, तो मैं आपके व्हाट्सएप पे वो भी शेयर करता हूँ। मान लो कोई बच्चे का मिस हो गया, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लेक्चर हम ले रहे हैं आपको इसका बैकअप है, हमारी ऐप में आपको इसका बैकअप मिलेगा। मैं इवनिंग में आपको ऐप का लिंक भेज दूंगा, आपने डाउनलोड करनी है, उसमें क्लास का बैकअप मिलेगा, पूरी क्लास आप दोबारा देख सकते हो, और जब तक आपके एग्जाम है आप अनलिमिटेड बार दोबारा दोबारा तिबारा जब मर्जी देख सकते हो। प्लस जो मैंने लिख रहा हूं, मैं क्लास नोट्स बनवा रहा हूं, अगर किसी बच्चे के क्लास नोट मिस हो जाते हैं या वो लिख नहीं पाता या आता नहीं है, तो मेरे से पीडीएफ भी ले सकता है वो। तो हर चीज का बैकअप है, ये ओरल जो मैं बोल रहा हूँ, जो वीडियो है, प्लस जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ, सबका रिकॉर्ड हमारे पास है, आप जब मर्जी ले सकते हैं, आपको ऐप में हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगी। तो यहां तक बच्चों को समस्या हो तो बताएं। बच्चों ने कहा नहीं। तो बच्चों अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, रिप्लाई कीजिएगा। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। ए ने बी को कहा कार सेल करूंगा तुम्हें, तुम मुझे 2 लाख रुपए पे करना। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? रिप्लाई करेंगे यस और नो। ए कार बेच रहा है, बी 2 लाख रुपए दे रहा है, इट्स कॉन्ट्रैक्ट। यस, नो डाउट एट ऑल। सेकेंड एग्जाम्पल, अब बच्चे बड़े ध्यान से समझना। मिस्टर राम और ये मिस्टर राम का बेटा, मिस्टर राम का सन। मिस्टर राम ने अपने बेटे को कहा यू पास सीए, आप सीए पास करो, आई विल गिव यू ए कार। राम ने अपने बेटे को कहा बेटे सीए बन जा, एक कार लेके दूंगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों नहीं है? एग्जैक्टली ये कोई लीगल एग्रीमेंट थोड़ी है। मतलब आप सोचिए, आप +2 वाले हैं, किसी के पापा ने बच्चे को कहा बेटे +2 में तेरे 90% आ गए तो बाइक लेके दूंगा, और पापा ने ना लेके दी, तो क्या बेटा केस कर देगा पापा के ऊपर? सोच के देखिए, कर देगा क्या? नहीं। इसका रीजन है सोशल एग्रीमेंट। अभी मैं ये लाइन लिखवा रहा हूं, देखिए लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं है, आप इसे कानून के दायरे में लेकर ही नहीं जा सकते। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसका लीगल होना बहुत ही जरूरी है। सोशल नेचर के, हस्बैंड वाइफ के, मम्मी पापा के, बाप बेटे के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं जाते। अच्छा वैसे एक बात बताइए, जनरल क्वेश्चन, वैसे घर का झगड़ा हो जाए प्रॉपर्टी को लेकर, या हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए, क्या वो कोर्ट में नहीं जाता? जाता नहीं जाता?
जाता है। फिर क्या बात हुई बेटे, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाता, वो फैमिली लॉ में जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं जाता। हस्बैंड वाइफ का मान लो तलाक का केस है, डाइवोर्स का केस है, दहेज का केस है, डोरी का, वो फैमिली लॉ में जाता है, यहां नहीं जाता। और ये तो केस ही नहीं है कि पापा ने बेटे को कहा तू +2 कर ले, तेरे को बाइक दे दूंगा, सीए कर ले, कार हो। ये तो सोशल एग्रीमेंट है, ये तो बैठ के बेटे जी और पिताजी ने बैठ के डिस्कस किया, इसको कानून के दायरे में आप लेकर ही नहीं जा सकते। फॉर मेकिंग एन एग्रीमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट, फॉर मेकिंग एन एग्रीमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लीगल रिलेशन, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लीगल रिलेशन। जो सोशल रिलेशन के या डोमेस्टिक रिलेशन के हैं वो यहां पर कवर नहीं होते। क्लियर है? अब बच्चों एक बार ना मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, ऑल तो मैंने ऊपर करवा दी है, आप मेरे साथ 2-3 डेफिनेशन साथ साथ लिख लीजिए। मैं स्क्रीन को भी जूम कर देता हूं ताकि आपको भी और क्लियर दिखे। ये देखिए, आप लिखिए बच्चों मेरे साथ एक बारी। जब सब लिख लेंगे तो लिखने के बाद ओके भी जरूर भेज देना, डन लिख देना। पहले लिखिए आप सेक्शन 2 क्लोज एच। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स an agreement enforceable by law। ये हो गया आपका सेक्शन 2 क्लोज एच। सेक्शन 2 क्लोज ई ये बताता है एग्रीमेंट के बारे में। ऑल्दो हम कर चुके हैं मगर फिर भी मैं लिखवा रहा हूं, every promise or every set of promises forming consideration for each other। मतलब प्रोमिस आ गया और कंसीडरेशन आ गई। सेक्शन 2 क्लोज ई। सेक्शन 2 क्लोज बी बताता है प्रोमिस के बारे में। when the person to whom the proposal is made, बच्चों प्रपोजल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑफर। सिग्निफाइज हिज असेंट। असेंट का मतलब होता है अपनी हामी भर देना, हाँ बोल देना। द प्रपोजल इज said to be accepted and the proposal when accepted becomes a promise। ये 3 डेफिनेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। बस नोट हो जाए तो डन लिखकर भेजेंगे। सॉरी बच्चों, दोबारा बताएंगे एक बार, आवाज कट गई आपकी। बच्चे एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे, आवाज कट गई थी आपकी। देयर टो, असेंट देयर टो, देयर टो, THERTO, मतलब उस चीज पर सहमति देना, उस चीज पर अपनी हामी भरना। क्लियर है बच्चों? डन आगे जाते बच्चों का। चलिए ओके है, कोई थका तो नहीं अभी? अभी तो शुरू किया हमने। पक्की बात एनर्जी है ना, चाय पानी का इंतजाम करके रखें। देखिए मैं आपको कुछ नई चीज करा रहा हूं, क्योंकि क्या होता है अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में बच्चों ने, मैथ्स में भी फिर भी पढ़ रखा होता है, अब हमारा बिल्कुल नया है। ठीक है, चलिए तो बच्चों एक टॉपिक आया मेरा आपके लिए,
क्या सर सारे सवाल हमसे पूछोगे? यस बच्चे। एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। सर ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है? क्या दोनों सेम होते हैं? डेफिनेशन में तो आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो होता क्या, दोनों में कोई फर्क है बच्चों या नहीं है? सोच के बताइए, क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम होते हैं? क्या फर्क होता है? एग्रीमेंट में एनफोर्सेबल बाय लॉ क्यों नहीं होती? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे फीस ले रहा हूं, ये एग्रीमेंट है, क्या ये एनफोर्सेबल नहीं है? सोचिए, मैंने आपको एक बिल्डिंग बेची, एग्रीमेंट किया, आपसे 2 लाख रुपए ले लिए, क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है? मे और मे नोट भी, ये बोल सकते हैं आप। एग्रीमेंट मे और मे नोट भी एनफोर्सेबल। आपने और मैंने मिलकर एग्रीमेंट किया, मिलकर चोरी करेंगे, अब चोरी करना कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बन जाएगा, एग्रीमेंट तो है। एग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है। देखिए बात समझिए, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एनफोर्सेबिलिटी चाहिए। क्या कहता है? ये कहता है एन एग्रीमेंट में और मे नोट बी enforceable, but contract should always be enforceable। कह रहे एग्रीमेंट हो सकता है एनफोर्सेबल हो सकता है ना हो, मगर कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक फीचर ही क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होना चाहिए। बिना एनफोर्सेबिलिटी के कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, राइट? तो दोनों में से बच्चों वाइडर कौन सा हो गया? एग्रीमेंट वाइडर है या कॉन्ट्रैक्ट? वाइडर मतलब बड़ा, एग्रीमेंट या वाइडर बताइए, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, क्या वाइडर है? एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट में सारे एग्रीमेंट आ जाएंगे, चाहे एनफोर्सेबल है चाहे नॉन एनफोर्सेबल है, मगर कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएंगे? ओनली एनफोर्सेबल। तो हम लिख सकते हैं एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि बच्चों मैं आपको एक नई लाइन देता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है स्ट्रेट 4 मार्क्स का, जो मैं लिख रहा हूं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट all agreements need not to be contract। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लाइन लिखी होती है, लिखा होता है कमेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म, all agreement all contracts are agreement but all agreements need not to be contract। कहता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होता है, मगर हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। समझ पा रहे बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है हर एक कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होता है, मगर हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब देखिए, पहले होता है एग्रीमेंट, जो एनफोर्सेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जो एनफोर्सेबल नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। सिंपल सी बात ना। आपको फॉर्मूला याद है ना ऊपर जो लिखा था? क्या फॉर्मूला था? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले एग्रीमेंट होना तो जरूरी है। अब वो एग्रीमेंट मतलब देखिए, कहते हैं ना हर एक एग्रीमेंट डिपेंड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, मगर हर कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक तो एग्रीमेंट है ही है। क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी उसको कानून के दायरे में ले जाया जा सकता है, और एग्रीमेंट प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन, राइट? तो क्या ये लाइन बच्चों ठीक है या गलत है?
बताइए, ये जो लिखा हुआ है क्या हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है मगर सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? क्लियर? बताइए यस और नो। बेचारे बाकी बच्चे थक जाते हैं, 3-4 बच्चे बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटे, बोलोगे तो इंटरेस्ट बनेगा। अब देखिए जमाना ऐसा आ गया, घर बैठ के पढ़ा रहे हैं, फेस टू फेस सेंटर खुले नहीं है, आपको पता है कोविड के चक्कर में, तो यही चीज का बेनिफिट लीजिए। आप इस चीज को कहते हैं ना, आपदा को अवसर में बदलो, अपॉर्चुनिटी लीजिए कि आपका आने जाने का टाइम बचता है। पहले तैयार होके अच्छे से जाना पड़ता है, अब जैसे मर्जी घर पर बैठकर अपने घर के किसी भी रूम में बैठ के आप पढ़ सकते हो, राइट? तो अभी तक हमने पढ़ा एग्रीमेंट, प्रोमिस, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट। ऑल क्लियर यहां तक बच्चों? सेक्शन 2 क्लोज एच, 2 क्लोज ई, 2 क्लोज बी। क्योंकि अब मैं अगला टॉपिक जो कराने जा रहा हूं दैट इज एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 10। जी हाँ, सेक्शन नंबर 10 बच्चों में स्टार्ट करूंगा। अभी तक के जितने जो बच्चे लेट आए या जिन्होंने बीच में समझा, अभी तक बच्चे कोई डाउट हो तो बताएं, जिनको डाउट नहीं वो डन लिखकर बोले या लिखकर भेज दें, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए बताएं बच्चों, अभी तक के टॉपिक में किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज बताइए। चलिए बच्चों का आ रहा है डन, वेरी गुड, मतलब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए अब बच्चों हेडिंग डालेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें जरूरी हैं? ऑल्दो इसमें सेक्शन 10 के अलावा और भी चीजें हैं जो मैं लिखवाऊंगा, मगर सेक्शन 10 बड़ा जरूरी है। मतलब सेक्शन 10 तो आपको लर्न हो जाना चाहिए। पहले मैं लिखवा रहा हूं, फिर हम 2-3 बार इसको पढ़ेंगे और आपको याद कराएंगे। लिखिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by free consent of parties, competent to contract with a lawful consideration, या इसको कर लीजिए फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन with a lawful object and not expressly declared to be void। मैं जूम कर देता हूं, एक बार लिखिए और देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। एक बार आप लिखेंगे, स्क्रीन मैंने जूम कर दिया आपके लिए, अभी सिर्फ लिखना है आपको, समय नहीं। हाँ जी बच्चे बोलिए, किसके बाद? फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared to be void। अब ना इसमें से किसकी बात बेटे? टू बी वॉइड, VOID नया टर्म है आपके लिए, वॉइड। आप लोगों के लिए नई टर्म है VOED। देखिए इसमें आपने जो हाईलाइट करना है ना, आप एक हाईलाइटर यूज कीजिए अगर है तो। फ्री कंसेंट, कंपिटेंट,
लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, आप कोशिश कीजिए कि ये भी हाईलाइट आप करें। ये बताते हैं कि हमारे क्या क्या असेंशियल हैं। सारी यहीं से डेफिनेशन निकल कर आती है। ऑल्दो और भी एसेंशियल है, मगर सेक्शन 10 के यही हैं। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, आप चाहे घर बैठे हैं बोलेंगे, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared to be void। मतलब ये कहता है फ्री कंसेंट। मैं लिखवा देता हूं आपको, देखिए अगर आपने यहां तक लिख लिया हो तो एज पर सेक्शन 10 कौन से असेंशियल है मैं लिखवा देता हूं। पहला तो एग्रीमेंट होना चाहिए। पहली लाइन क्या थी? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी विच आर कंपिटेंट, मतलब कंपिटेंसी होनी चाहिए, फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन with a lawful object and not expressly declared void, जो पहले से ही void है। अब आप कहेंगे सर ये क्या नई नई चीजें आपने बता दी, मतलब कई टर्म्स तो हमारे लिए वैसे भी नहीं है। सब डिटेल में टॉपिक वाइज आएगा, फिर भी मैं बताता हूं, सुनेगा। एग्रीमेंट तो पता है सर हमको। फ्री कंसेंट बच्चों फ्री कंसेंट क्या होती है? कंसेंट होती है सहमति, फ्री होती है बिना दबाव के। ऑल्दो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जो डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी मैं बेसिक बता रहा हूं, बिना प्रेशर के किसी की सहमति लेना। मान लो मैं आपकी बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं, मैंने कहा सर बिल्डिंग बेचोगे? आपने कहा ठीक है, फ्री कंसेंट। आपने मना कर दिया, अब मैंने गुंडे बुला लिए, आपको डरा धमका कर, आपको प्रेशराइज करके आपसे जबरदस्ती साइन करवा लिए। क्या ये कंसेंट फ्री हुई? नहीं। कंसेंट फ्री होने का मतलब होता है बिना किसी प्रेशर, बिना किसी दबाव के सामने वाले से सहमति ली गई है। अगर उसको डरा कर, धमका कर, फिजिकली, मोरली, मेंटली परेशान करके किस चीज पे सहमति करवाई है तो फ्री कंसेंट नहीं है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कंपिटेंसी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति का कंपिटेंट होना बड़ा जरूरी है। मैं लिखवाऊंगा अभी आपको। जैसे एक ना व्यक्ति है जो कंपिटेंट नहीं होता, वो होता है माइनर। माइनर मतलब जिसकी एज 18 साल नहीं हुई। आप में से भी कई बच्चे शायद सब ऐसे होंगे जो माइनर होंगे। तो जो व्यक्ति 18 साल से नीचे का है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब 18 साल से नीचे वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये लोग कंपिटेंट नहीं है। इनफैक्ट आप पढ़ोगे जिसका दिमाग थोड़ा सा खराब होता है, अनसाउंड माइंड, वो भी कंपिटेंट नहीं होता। जो व्यक्ति जेल में है, जो अपराधी घोषित हो चुका है, कन्विक्ट पर्सन, वो भी डिस्क्वालिफाइड होता है, कंपिटेंट नहीं होता। ये सारी चीजें आपको बताएंगे हम। लॉफुल कंसिडरेशन, मैं आपके लिए जो आपको समथिंग इन रिटर्न दे रहा हूं वो लॉफुल होना चाहिए। कोई ऐसा काम जो लीगली अलाउड हो, स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, चोरी का पैसा नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट भी लॉफुल। ए ने बी को कहा मैं 50 लाख दूंगा, तो सी का मर्डर कर दे, सी के घर तोड़फोड़ कर दे, सी की गाड़ी चोरी कर दे, क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट मतलब क्या काम करना है, वो भी लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। और ऐसा ना हो, देखिए वॉइड की ना एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, अभी जनरल बता रहा हूं आपको। देखिए आपने एक चीज समझिए, आपको जो फर्स्ट डे पढ़ाया जा रहा है ना, ये अपने आप में एक शॉर्ट वर्जन है, इसका डिटेल वर्जन आ गया। मतलब जो जितने मैंने टर्म लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, इनके ऊपर अपने अपने एक टॉपिक है। तो पहले आपको बेसिक चीजें बताई जा रही हैं, फिर डिटेल में जा रहे हैं।
कुछ चीजें वॉइड का मतलब होता है कि जो अलाउड ही नहीं है। जैसे इंडिया में इलीगल काम, चोरी डकैती अलाउड ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, बात ही खत्म है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जो पॉसिबल ही नहीं था, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। आपको याद है आज से कुछ टाइम पहले, 3-4 साल पहले मैगी बैन कर दी गई थी। तो उस समय मान लो कोई मैगी का कॉन्ट्रैक्ट करे, क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं। मैगी को यूज करना ही अलाउड नहीं था, मैगी को बेचना ही अलाउड नहीं था, तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब जो ऑलरेडी बता रखा है कि ये काम आप कर ही नहीं सकते। तो ये मैंने सेक्शन 10 से निकाले हैं। सेक्शन 10 में दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, सारे वहीं से निकले हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared to be void। यकीन मानिए जैसे मुझे याद है आपको भी थोड़े टाइम में याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड ऑल्सो वुमेन एंड ऑल्सो गर्ल्स। कई बेचारी लड़कियां के सर ने मैन बोल दिया, भेदभाव कर दिया, सारे परफेक्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस से। आजकल सबका ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो दिस इज सेक्शन नंबर 10 डेफिनेशन। इसकी डिटेल में नहीं गई हम। बताइए सेक्शन 10 में कोई इशू बच्चे किसी को? रिप्लाई करेंगे। बेटे 6 पॉइंट सुनिए ध्यान से। 6 पॉइंट ऐसा है कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। वी शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ वर्क विच शुड बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब होता है वो काम जो कानून में एक्सप्रेसली मतलब लिखकर बोलकर बता रखे हैं, डिक्लेयर कर रखे हैं कि वो वॉइड है, वैलिड नहीं है, मतलब वो गलत है, वो काम आप कर ही नहीं सकते। जो कानून की डेफिनेशन में आपको बोल रखे हैं ये काम आप कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, लॉकडाउन लॉकडाउन लगवाया आपने, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि कल दुकान खोलेंगे, सामान सप्लाई करेंगे। हम दुकान खोल ही नहीं सकते क्योंकि वो डिक्लेयर्ड वॉइड है। ऑलरेडी बता रखा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। लॉ में कुछ बातें हैं, चोरी डकैती मर्डर, जो कानून की नजर में हमेशा ही अपराध हैं, वो सारे के सारे अपराध जो हैं वो डिक्लेयर्ड वॉइड हैं। उस काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट कभी हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने मान लो कोई चीज बैन कर रखी है, जैसे हमारे देश में नशे वाले ड्रग्स बैन है, वो इलीगल है, वो डिक्लेयर्ड वॉइड है। आप किसी से ऐसा एग्री, मान लो मैंने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि 50 लाख में मुझे ड्रग्स दे दो, मैंने 50 लाख दे दिए, उसने मुझे ड्रग्स ही नहीं दिए, क्या ये एनफोर्सेबल है? नहीं, ये वॉइड है। मैं इसे कानून के दायरे में लेकर ही नहीं जा सकता। अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो मेरे को ही पकड़ लेगी। समझे? क्लियर हुआ बेटे? चलिए बच्चों एक बार बताएं सेक्शन 10, सेक्शन 10 का जो बेसिक लिखा मैंने, इसमें अगर किसी को कोई समस्या है तो बताएं, नहीं तो ओके लिखकर भेजें। सर बच्चे कहेंगे कितना लिखवाते हो? बेटे लिखवाना पड़ता है, देखना पड़ता है बच्चा कर क्या रहा है, जल्दी से रिप्लाई करें। ओके 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 ओके, वेरी गुड, सब ओके। अब एक और क्वेश्चन हमेशा की तरह, कितने क्वेश्चन पूछोगे, है ना, बहुत सारे। आज का एक और क्वेश्चन आपके लिए, सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट बताएं, ओके। बट क्या सिर्फ यही एसेंशियल एलिमेंट होते हैं? क्या इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है? सोचिए बच्चों, क्या सिर्फ यही एसेंशियल एलिमेंट है या और भी है? सोच के देखिए। क्या इसके अलावा कुछ और एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए बच्चों, नहीं होने चाहिए? जैसे एग्जांपल लो, इसमें लिखा ही नहीं कि दो पार्टी होनी चाहिए। क्या मैं अकेला अपने आप, मतलब मैं अकेला अपने आप से एग्रीमेंट कर सकता हूं? क्या मैं अकेला अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? तो कुछ और बातें भी होनी चाहिए, वो जो सेक्शन 10 में नहीं बता रखी वो भी हम लिखेंगे। लिखिए अदर्स। अब मैं आपको 5 चीजें और बता रहा हूं, फिर उन पर डिस्कस करेंगे, आप नोट कीजिए। 5 पॉइंट और लिखवा रहा हूं, मैं जूम कर देता हूं, आप 5 पॉइंट और लिखिए मेरे साथ कि जो बताते हैं क्या क्या असेंशियल होने चाहिए। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, 2 पार्टीज, 2 लोग तो होने ही चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट
लीगल रिलेशनशिप। थर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज, अभी इनके मीनिंग बताऊंगा मैं। 4, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। एंड 5th, possibility of performance। ऑल्दो बच्चों हम आपको बुक देंगे, सब कुछ बुक में होगा, मगर हम मेन पॉइंट, समरी, चार्ट्स, टेबल आपको लिखवाएंगे भी सही। मतलब 4 बुक्स के अलावा आपको एक नोटबुक भी कंटेन करनी है, मेंटेन करनी है, जिसमें सब कुछ लिखा जाएगा। एग्जाम के दिन आपकी नोटबुक आपका ब्रह्मास्त्र है। ऑल्दो उसमें सब कुछ नहीं लिखा होता, मगर मेन सब कुछ लिखा होता है। तो आप, अगर आपने सारा साल ढंग से पढ़ाई करी है, तो आप एग्जाम के दिन बच्चे नोटबुक पढ़ के भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो नोटबुक सब मैं पहले बता रहा हूं बच्चे, देखिए अब सुन लीजिए। हर सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक चाहिए। मैं अपने दोनों सब्जेक्ट लिखवाने पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि लिखने से बच्चे को अच्छे से याद हो जाता है। और वो लिखा किसी, आप मतलब इतना अच्छा हम लिखवाएंगे, इतना बढ़िया, इतने कंटेंट में लिखवाएंगे, आप किसी ऑथर की बुक से भी उसको कंपेयर कर लोगे, आपकी नोटबुक ज्यादा बढ़िया होगी। और एग्जाम के दिन वो ब्रह्मास्त्र है, याद रखना, ठीक है ना। ये लिख लिया हो तो इस पे बात कर ले। सर अदर्स, टू पार्टीज क्या होती हैं? सर 2 लोग चाहिए, ऑब्वियसली। राम ने अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बताओ कैसा लगा? सोचने वाली बात है। मैंने अपने आप को आज पढ़ाया और अपने आप से फीस ले ली, हो सकता है ऐसे? देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। कितने लोगों ने चाहिए बच्चों? कम से कम 2 लोग। ऑल्दो ये सेक्शन 10 में नहीं बताया, मैंने इसलिए यहां पे अदर्स की हेडिंग डाल दी। ऑल्दो इट इज नॉट सेक्शन नंबर 10, बट मैंने अदर्स की हेडिंग डाल दी। कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। कितनी पार्टीज बच्चों? 2। इसको लिख लेते हैं साथ साथ। पहला असेंशियल अदर्स का, देयर शुड बी 2 पार्टीज, नो वन कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एलोन। दुनिया में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जो आप अपने आप से कर सकें, पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। ये तो सिंपल था। सेकंड देखिए, सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बेटे नेट का आपका इशू होगा, देखिए यहां से क्लियर है, एक बार चेक कीजिए। ओके है, यहां से क्लियर है बेटे? एक बार नेट चेक कीजिए, बफरिंग हो जाती है कई बार, नेट ऊपर नीचे हो जाता है। यहां से ओके है, मैंने चेक कर लिया, कोई नहीं। पहले मैंने लिखवाया 2 पार्टीज कि नो वन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अलोन। सेकंड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जिनका कोई इशू है ना बच्चे, आप ना मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ये पीडीएफ आपको आज की शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कुछ मिस हो गया हो नोट करना तो वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये ऐप में, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ, सारी वीडियो और ऑडियो शाम तक सारी डल जाएगी ऐप में, प्लस ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिसको दोबारा देखना हो या कोई इशू होगा वो देख सकता है, ठीक है। बच्चों ये क्या होता है लीगल रिलेशन? जल्दी से रिप्लाई करेंगे, आपसे चाहिए मुझे इसका जवाब। सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशन होना चाहिए, मतलब क्या हुआ? हम कर चुके हैं बेटे डिस्कस इसको ऑलरेडी, याद कीजिए। पापा ने बेटे को कहा था बेटे सीए कर ले, गाड़ी लेके दूंगा। हमने कहा था वो लीगल रिलेशन नहीं है। हमने क्या कहा था? लीगल रिलेशन नहीं है, डोमेस्टिक नेचर के बच्चों, सोशल नेचर के। ये वाले एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। लीगल रिलेशन मतलब एनफोर्सेबल, जो कानून के दायरे में ले जाया जा सके। सोशल नेचर के, पर्सनल नेचर के या इलीगल नेचर के भी नहीं होने चाहिए, इस तरीके का ना हो,
राइट। मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पॉइंट है कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट कर सके। जैसे मैंने आपको कहा कि आप बिल्डिंग बेचो, मैं आपको पेमेंट दूंगा। देखिए एग्जांपल नोट करते हैं बोला, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए देगा बिल्डिंग और बी देगा पेमेंट, लेट्स से 1 करोड़। अब ये ए एंड बी दोनों पार्टी लीगली रिलेशनशिप है, ये लीगल रिलेशनशिप कि एक बायर है और एक सेलर है। इट शुड बी देयर, ये होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि लाइक फादर वाला एग्जांपल आप ले लीजिए, फादर ने बेटे को कहा बेटे +2 में अच्छे नंबर ले आओ तो मैं तुम्हें बाइक लेके दूंगा, और पापा ने नहीं लेके दी। दैट्स ए सोशल नेचर, दैट्स ए सोशल नेचर। तो पहली चीज लीगली रिलेशनशिप शुड बी देयर, हम उसे कानून के दायरे में लेकर जा सकें। ऐसा नहीं कि आपस में बैठ के बस कि चलो मैं ये दे दूंगा, आपने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया। सोचिए, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ये आपका एक दोस्त है, मान लो आप हैं राम, और आपका एक दोस्त है बच्चों श्याम। राम ने शाम को इनवाइट किया डिनर पर, शाम ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लो जी, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। अब शाम ने ना बढ़िया सा खर्चा खुर्चा किया, डिनर की तैयारी की, पूरी प्रिपरेशन कर दी उसने, और उसका खर्चा आ गया 2000 रुपये। अब घर पे मेहमान आते हैं ना, बढ़िया खाना, रूटीन का खाना तो बनाते नहीं, बढ़िया शाही पुलाव, शाही पनीर, बढ़िया सा खाना बनाया। मम्मी ने अंदर से वो प्लेट्स निकाली जो प्लेट सिर्फ मेहमानों के लिए निकाली जाती हैं। सामान कम था, मार्केट से नया लेकर आए। 2000 रुपये मैंने अपने दोस्त के लिए खर्चा कर दिया, ये आया ही नहीं। शाम डिड नॉट कम। अब मेरा 2000 खर्चा हो गया और शाम आया ही नहीं। क्या केस कर दूं शाम के ऊपर 2000 रुपये का? क्या मैं शाम के ऊपर केस करता हूं? बताओ यस और नो। नो। मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, मैं नाराज भी हूं, मगर मेरा भाई दोस्त है, कोई लीगल कोई बायर सेलर थोड़ी है जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करके उसके ऊपर केस कर दूंगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे गुस्से का घूंट पीना पड़ेगा। क्या करूं बच्चों? क्या सोल्यूशन है मेरे पास? बताइए क्या सोल्यूशन है कोई सोल्यूशन? सोचिए, क्या ये सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में, फ्रेंडली नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास कोई सोल्यूशन है? नहीं। अब मैं बस वही बढ़िया से बर्तन में बैठकर वही बढ़िया से बर्तन में रखकर खाना खा लूंगा। वो जो शाही पुलाव, शाही पनीर खाया है, बनाया, मैं खुद खाऊंगा, और कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना? दिस इज नॉट ए लीगल रिलेशन। आप कुछ भी नहीं कर सकते इस केस में। और ये होता ना, आप देखिए, मैं आपकी आपकी जनरेशन का एग्जांपल लेता हूं। आजकल के बच्चे, खुशी कह रही है सर इसका एक ही सोल्यूशन है, आगे से मत बुलाओ। ये बात भी ठीक है, उसको हम आगे से कभी भी डिनर पे, लिख लो बच्चों, नोटबुक में लिख लो, शाम को आगे से कभी डिनर पे नहीं बुलाना। ठीक है ना? सोचो, हमने हमने शाम को, रात को डिनर पे बुलाया, समझे? चलो, आपने आज के बाद उसको डिनर पे नहीं बुलाना। अच्छा, और बढ़िया से बर्तन में खाना खा लो। इट इज नॉट ए लीगल रिलेशन। मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो एक बच्चा है, लेते हैं एक बच्चा है ध्रुव, और दूसरा बच्चा है गर्वित। ध्रुव ने गर्वित को कहा चल भाई शाम को मूवी देखने चलेंगे। ठीक है जी, मेरी तरफ से पार्टी। अब ध्रुव बेचारा पहुंच गया, उसने मूवी की 2 टिकट ले ली। अब 2 टिकट ले ली, गर्वित आया ही नहीं, गर्वित ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब ऑब्वियसली है ध्रुव या तो मूवी देखेगा या नहीं देखेगा। देखेगा भी तो अपनी सीट पे अकेले बैठ के देखेगा, गर्वित की टिकट तो खराब हो गई। अब क्या ध्रुव गर्वित के ऊपर केस कर सकता है कि मैंने 290 रुपए की टिकट ली थी मूवी की? बताइए, कर सकता है केस? यस और नो? नो। अब वो कुछ नहीं कर सकता। दैट इज नॉट ए लीगल रिलेशन। ये सोशल नेचर के, डोमेस्टिक नेचर के, फ्रेंडली नेचर के हैं। इनकी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई जगह ही नहीं है। अब ध्रुव कह रहा है मैं आज के बाद गर्वित को बुलाऊंगा ही नहीं। ठीक है, ना बुलाना। चलिए एक मिनट। सेकंड पॉइंट क्लियर?
इंटेंशन हमारी ऐसी होनी चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करे। सर थर्ड, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। कोई सर लीगल फॉर्मेलिटी है? सर लीगल फॉर्मेलिटी कौन सी हो सकती है, बताएंगे बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसी कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं? सोचिए। लाइक मान लो स्टाम्प पेपर लेना है, हमारा एग्रीमेंट है जिसके लिए स्टाम्प पेपर जरूरी है तो लेना पड़ेगा। मान लो कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए जीएसटी नंबर लेना है तो लेना पड़ेगा। मतलब जो कानून के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेलिटीज हैं। जैसे मान लो मैंने आपके साथ काम करना है तो मुझे एक रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि जगह मेरी खुद की नहीं है। जैसे मान लो पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। किसी भी देश में काम करने के लिए उस देश की सरकार के द्वारा लगाई गई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं बार बार आपको कोविड का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि चल रहा है ये। आपको इंटरसिटी जाना है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको ई पास लेना पड़ेगा। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ई पास लेना पड़ेगा। तो क्या लेना पड़ेगा या मर्जी है अपनी? नहीं, लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड यू नीड टू फुलफिल सर्टेन काइंड्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी। ओके, चलिए अगला है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? बेटे जो बातें हम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, उसमें जो भी टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स हैं वो सर्टेन होनी चाहिए, उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। उनका मीनिंग क्या होना चाहिए? क्लियर। अब आपको कैसे? राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया श्याम के साथ कि मुझे 10 लीटर ऑयल दे दो। श्याम मान लो है शॉपकीपर। राम गया दुकान पे, भैया 10 लीटर तेल दे दो। श्याम ने दे दिया। राम बिना देखे उठाया। राम ने घर आके देखा सरसों का तेल था और राम को चाहिए था ओलिव ऑयल। राम कहता है मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। क्या राम केस कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि राम का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। राम ने क्लियर ही नहीं किया कौन सा तेल, ऑयल कौन सा, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ओलिव ऑयल या किसी और चीज का ऑयल। सोच के देखिए, आपको क्लियर करनी पड़ेंगी चीजें। यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑयल, ऑयल का मतलब क्या है, कौन सा ऑयल, आपको क्लियर बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। नहीं तो ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ऑल द टर्म्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव ए सर्टेन मीनिंग, शुड हैव ए क्लियर कट मीनिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। क्लियर? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। एंड द लास्ट बच्चों, लास्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा करेंगे जिसमें परफॉर्मेंस पॉसिबल हो। परफॉर्मेंस पॉसिबल का मतलब देयर शुड नॉट बी एनी इम्पॉसिबल टास्क। अब आपको सर इम्पॉसिबल, बेटे जो हो नहीं सकता, जो हो ही नहीं सकता, आप मुझे इम्पॉसिबल टास्क का एग्जांपल दे सकते हैं? नीड वन एग्जांपल फ्रॉम योर साइड, एटलीस्ट वन एग्जांपल बताइए। मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जो इम्पॉसिबल है, सोचिए। बच्चे बताएंगे? बच्चे है कोई बच्चे एग्जांपल? इम्पॉसिबल पूरा एक चैप्टर है मेरे पास इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन आज सिर्फ इम्पॉसिबल की बात करेंगे।
कोई भी बच्चा, एक बच्चा ट्राई करे, कोई बता कर या लिख कर या बोल कर बताए। सोचिए बच्चों। मरे हुए इंसान को जिंदा करना, तो कहते नहीं हम इसमें जान फूक देंगे, चांद तारे तोड़ कर लाना। सोचिए, जो चीजें हो ही नहीं सकती, इन्हें बोलते हैं सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपर नेचुरली ये हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती। या फिर कमर्शियल भी कुछ चीजें, जैसे मान लो मैंने कहा ये प्रोडक्ट मैं आपको दे दूंगा और वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ही नहीं होती, वो भी इम्पॉसिबल है। या फिर मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए बोला, आपने कहा सर ये पेन चाहिए, मैंने कहा दे दूंगा, और मुझे पता है ये पेन है ही नहीं, मुझे पता है इस पेन का ये आखिरी पीस है, ये मेरी फैक्ट्री में बना ही नहीं, मैं सिर्फ आपके पैसे लेकर भागने वाला हूं। दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उस चीज के बारे में बात करना, जो चीज दुनिया में है ही नहीं, जो काम हो ही नहीं सकता उसके बारे में बात करना, दैट इज नोन एज इम्पॉसिबिलिटी। तो भैया परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए, अगर परफॉर्मेंस पॉसिबल होगी तभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट। तो सेक्शन 10 के अलावा भी 5 चीजें। सर देयर शुड बी 2 पार्टीज एट लीस्ट, द पार्टी शुड हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, they need to fulfill legal formalities, they should have a certainty of their meanings, and performance should be possible। बच्चों बताइए, इस पूरे 5 पॉइंट में किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से बताएंगे, मुझे पता है बच्चे थक गए। कौन सा बेटे? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है बेटे, कि जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं एग्रीमेंट में उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको कहा, एग्जांपल वही लेता हूं, मैंने कहा 10 लीटर ऑयल दे दो, तेल दे दो। अब बेटे तेल का मतलब कोई भी तेल हो सकता है, कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल, सरसों का ऑयल, आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और मांग रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ये लीगली परफॉर्मेंस में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर मीनिंग क्लियर नहीं है। ऑयल का मतलब क्या, ऑयल का मतलब क्या? आपने मुझे फोन किया, हिमांशु सर बोल रहे हैं, मैं कहा हाँ जी। आपने कहा सर मैं कोचिंग लेना चाहती हूं, मैंने कहा ठीक है कल से आ जाना। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? किस चीज की कोचिंग लेने? आप सीए पढ़ने आ रहे हैं, सीएस पढ़ने आ रहे हैं, बीकॉम पढ़ने आ रहे हैं, +2 पढ़ने आ रहे हैं, आपने और मैंने मीनिंग ही नहीं डिफाइन किया। सोच के देखिए, आपने मैंने मीनिंग ही डिफाइन नहीं किया, तो क्या ये सर्टेनिटी में आएगा? नहीं। मीनिंग शुड बी क्लियर कट, सर्टेन, सर्टेन होना चाहिए। समझ आया बच्चे? भूमिका ने पूछा था, भूमिका ने, ठीक है। चलिए बच्चे, इन 5 पॉइंट में किसी की कोई समस्या हो तो प्लीज बताएं। आप अपना एग्जाम्पल, अपना इनपुट देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप नहीं पूछते, मैं पूछ लेता हूं। आपने कहा देयर शुड बी 2 पार्टीज, मैंने लिख दिया एटलीस्ट। लिख लो, एटलीस्ट का मतलब क्या? मैंने कहा कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 2 से ज्यादा पार्टी भी हो सकती हैं? यस और नो? क्या कॉन्ट्रैक्ट में 2 से ज्यादा पार्टी हो सकती हैं? यस, बट मिनिमम कितनी चाहिए? 2। ओके क्लियर बच्चों? 5 पॉइंट में जल्दी से रिप्लाई करें, थकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, जल्दी बताएं। डोमेस्टिक और सोशल में सिर्फ इतना फर्क है, डोमेस्टिक होता है घर के मेंबर के बीच में, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा बच्चे, पापा मम्मी पापा बच्चे सारे आपस में, फैमिली मेंबर्स। जो एक घर के अंदर हो, फैमिली मेंबर में हो, वो डोमेस्टिक है। और नॉर्मल जो किसी भी दोस्त के साथ गली मोहल्ले में एक नॉर्मल जनता के साथ हो, वो सोशल है। मतलब डोमेस्टिक सोशल में भी आता है, सोशल इज ए वाइडर टर्म। डोमेस्टिक में खाली घर घर आता है, सोशल में आपकी सोसाइटी भी आ जाती है। क्लियर है बच्चे? दोबारा बोले बच्चे। बेटे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में किए जाने वाले हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे है। आपने इंडिया में बैठकर किसी फॉरेन के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा ही लगेगा। आप बाहर चले गए, आपने अमेरिका में बैठकर किसी अमेरिका के आदमी के साथ अमेरिका की ट्रांजैक्शन करी तो नहीं लगेगा। अगर इंडिया की टेरिटरी में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, चाहे सामने वाला व्यक्ति किसी और कंट्री से बिलोंग करता हो।
क्लियर बच्चे? और बच्चे किसी का भी कोई पॉइंट हो? देखिए आज का मैंने टॉपिक भी स्लो रखा है, बेसिक रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखिए थ्योरी वाला है मगर कंसेप्चुअल है, खाली थ्योरी नहीं है। एक थ्योरी के क्रैम क्रैम वाले कोई सब्जेक्ट नहीं होते। यू आर डूइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, आप कंसेप्चुअल चीजें पढ़ रहे हैं। तो मैं शुरू से आ रहा हूं। अब तक के किसी भी टॉपिक में बच्चों किसी को कोई समस्या? ये पहले मैंने सिलेबस बताया था आपको, फिर मैंने बताया लो क्या होता है। आप सबने कहा सर ये वो रूल्स रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट बनाती है ताकि सिटीजन को, कंट्री को, सोसाइटी को रेगुलेट कर सके। भारत सरकार भी बनाती है, राज्य सरकार भी। यहां पर एक और वर्ड लिख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन है आपके लिए, क्या लॉ को फॉलो करना मैंडेटरी है? यस और नो? यस और नो? यस। चलिए, उसके बाद बच्चे हमने शुरू किया सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, याद आए? अब मैंने आपको बताया सर सेक्शन नंबर 2 अगर डेफिनेशन है उसमें जो ज्यादातर होती है तो वहां पर सब सेक्शन नहीं आता, वहां पर क्या आता है? क्लोज। वैसे क्या सीक्वेंस है? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इट्स ए जनरल लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ए स्पेशल लॉ। मैंने आपको हल्का सा बताया था, कोई बच्चा बताएगा जनरल और स्पेशल में क्या फर्क है? कोई एक बच्चा, कोई भी एक बच्चा। एग्जैक्टली स्पेशल कोई स्पेसिफिक चीज के लिए, पार्टनरशिप, कंपनी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जनरल मतलब जो हर एक पे लगता है, मतलब जिसके लिए, बच्चों मैं लाइन बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, जिसके लिए अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट का कानून नहीं बना उसे बोला जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द मदर ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमने एग्जांपल लिया। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखा हमने, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं एक बार सारा, भागना नहीं है अभी, अभी मैं कराऊंगा फिर अनाउंस करूंगा फिर जाएंगे, ठीक है बेटा? टीना जर्नल नहीं है, जनरल है, जनरल, जनरल, GENERL, RL। इन्होंने अकाउंट्स वाला जर्नल लिख दिया, इट्स जनरल। सेक्शन 2 क्लोज एज कहता है कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दो चीजें होनी चाहिए, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी जो कानून के दायरे में आ सके, एग्रीमेंट जहां पर प्रोमिस हो, कंसीडरेशन हो। कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न, प्रोमिस प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, एक व्यक्ति दूसरे को ऑफर देता है, दूसरा उस पर अपनी इच्छा जाहिर करता है, एक्सेप्ट करता है तो वो बन जाता है प्रोमिस। ये हमने देखी, हमने क्या पढ़ा सर? पहले ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी, वो बन जाएगा प्रोमिस, प्रोमिस में आएगी कंसीडरेशन, वो बन जाएगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में आएगी एनफोर्सेबिलिटी तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई हो जाएगा। ये एग्रीमेंट किया हमने सेलिंग का, बायर सेलर ओके था। एक पापा वाला किया कि गाड़ी ले देंगे, सीए बन गए तो। ये फिर डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट मींस एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, प्रॉमिस when the person to whom proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted, and proposal when accepted become promise। बच्चों एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस देखा हमने। हमने कहा एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मगर सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होते, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं जो एनफोर्सेबल होते हैं। असेंशियल के लिए सेक्शन 10 पढ़ा, सेक्शन 10 प्लस अदर। सेक्शन 10 में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने याद करना है, मतलब आपके पॉइंट्स पे हो जाइए। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared to be void। सेक्शन 10 में 6 चीजें निकल कर आई सर। एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंपिटेंसी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। अदर्स में सर 2 पार्टीज, लीगल रिलेशनशिप, लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो बच्चों अब तक के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के टॉपिक में किसी को कोई समस्या? रिप्लाई करें,
अगर कोई समस्या नहीं है तो सब ओके लिख कर भेजें, डन डन लिख कर भेजें, या बोलें?